हेलो बच्चों, सो दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन वेलकम टू ई-सरल एंड नाउ हियर वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों दो पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं वो पहले वो दोनों पार्ट्स देखें और उसके बाद फिर इस तीसरे पार्ट पर आए। बच्चों तो हमने कौन कौन से पार्ट्स देख लिए हैं बच्चों, जो टॉपिक्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो चैप्टर 9 है बच्चों एनसीईआरटी का बायोमोलिक्यूल्स। फर्स्ट पार्ट में हमने 9.1 9.2 के बारे में बात करी थी बच्चों, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर बच्चों सेकंड पार्ट में 9.3 बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। और आज के लेक्चर में अपन देखेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज कांसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, द लिविंग स्टेट, एंजाइम्स। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बच्चों, इसमें ये जो तीन पार्ट्स हैं, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज कांसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा बच्चों फिर मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग और द लिविंग स्टेट, इनमें मुश्किल से 2 लाइनें ऐसी है जिन पे क्वेश्चन बनने का चांस होता है। इसके अलावा बाकी सब बकवास है। मैं बता दूंगा कौन सी 2 लाइनें और उनके मीनिंग क्या मतलब होता है उनका। एक बार उनको समझ लोगे कंसेप्चुअली तो इन 3 टॉपिक्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें से ज्यादातर चीजें आप ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में पढ़ लेते हो बच्चों। जो मेन टॉपिक रहेगा वो है एंजाइम्स, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बच्चों यही है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहीं पर डबल स्टार मार्क कर लो। अब एक बार, हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल से, मान लो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 में से 1 या 2 क्वेश्चन तो एंजाइम से ही पूछे जाते हैं यूजुअली। ठीक, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने वाला टॉपिक है इस चैप्टर में से, दैट इज एंजाइम्स। और इसको अच्छे से देखेंगे बच्चों। और अभी तक जिन बच्चों ने बाकी के दोनों पार्ट्स देखे हैं और संपूर्ण सीरीज को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, इतना तो पता चल ही गया होगा कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, यह तो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन यदि हम 300 प्लस मार्क्स टारगेट कर रहे हैं तो हमें एनसीईआरटी से काफी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है। कम से कम 20% ऊपर जाने की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, अब वो डेप्थ ऐसी है बच्चों की, अभी जो अपनी संपूर्ण सीरीज चल रही है इसमें वो सारी चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स की अपन बात करें, यदि डिटेल में पढ़ना हो प्रॉपर्ली, इस हिसाब से कि भाई बायोमोलिक्यूल्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए या अभी तक जितने भी पूछे गए हैं वो सारे हमें निकालने हैं, तो कम से कम हमें 11-12 घंटे 10-12 घंटे चाहिए, जो अभी यहां पर पॉसिबल नहीं है बच्चों। लेकिन जितना भी आपको चाहिए बच्चों वो सब आपको ई-सरल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। लेक्चर्स जो हैं वहां पर, जिसमें विजुअलाइजेशन, एनिमेशन, वीडियोस, पता नहीं दुनिया भर की चीजें हमने यूज करी, ताकि बच्चों के लिए जो लर्निंग है वो सिर्फ रट्टाफिकेशन न रहे, कंसेप्ट्स के साथ बच्चे चीजों को समझें, इंटरेस्टिंग वे में विजुअलाइजेशन के साथ चीजों को समझें। क्यों? क्योंकि एक बार जब अपन किसी मूवी को देख लेते हैं तो उसकी स्टोरी कई दिनों तक याद रहती है। उसी तरह से जब हम बायोलॉजी के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या किसी भी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को किसी एनिमेशन के फॉर्म में, किसी वीडियो के फॉर्म में एक बार देख लेते हैं तो वो भी हमें मूवी की तरह लंबे समय तक याद रहता है। और इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए ई-सरल की ऐप पर हमने सारे लेक्चर्स बच्चों, सारे टॉपिक्स आपके लिए बना रखे हैं और इसी कारण से रिजल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, भव्या शर्मा हिमाचल टॉपर, ऑल इंडिया रैंक बच्चों 400 किसके अंदर, नीट 2020 के अंदर। देखो पढ़ाई अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अब बच्चों आज के पार्ट की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आप देख रहे होंगे, देखो पिछले 2 लेक्चर्स में अपन ने कितना कुछ पढ़ा है, कितनी चीजें एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बताई है। जो चीजें एक्स्ट्रा है वो सारी मैंने नोट डाउन कर रखी है बच्चों यहाँ पर, ये सारी चीजें भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। आज का जो लास्ट पार्ट हो जाएगा उसके बाद ये जो पीडीएफ है जो मैंने खुद ने मार्क कर रखी है, इसमें सारे इनपुट्स आपको दे रखे हैं, ये आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में ई-सरल की ऐप पर मिल जाएगी। ई-सरल ऐप डाउनलोड कर ले, उसके बाद उसमें संपूर्ण सीरीज पे जाएं, उसके अंदर आपको ये डाउनलोडेबल पीडीएफ मिल जाती है बच्चों। ठीक है, लेकिन डाउनलोडेबल पीडीएफ दे रहे इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कि सर पढ़ा रहे हैं तो बस हम चुपचाप बैठ के सुनते रहें और कुछ भी नहीं लिखें बच्चों। वो तरीका सबसे खराब होता है। ऑनलाइन स्टडीज के अंदर सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो बच्चों। तो बच्चों ऑनलाइन स्टडीज में एक गलती हमें कभी भी नहीं करनी है। क्या कि हाँ कि भाई हमने वीडियो चला लिया और चुपचाप बैठकर ढीठ की तरह देख रहे हैं, ना तो पेन चला रहे हैं ना कुछ लिख रहे हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है ऑनलाइन स्टडीज की। ऑनलाइन स्टडीज तब आपके लिए फ्रूटफुल होती है कि जब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप बीच में पॉज कर करके चीजों को लिखते जाएं। जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे आपका दिमाग ब्लंट हो जाएगा, भोंट हो जाएगा, चीजें आपके दिमाग के अंदर नहीं जाएगी, ग्रैस्पिंग पावर कम हो जाएगी। आगे बच्चों बात समझ में, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब बच्चों बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज सबसे पहले 9.9 डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी
कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कुछ याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ ये बताया कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लेते हो, लिविंग वर्ल्ड में सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बच्चों, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप क्या मार्क कर सकते हो बच्चों की भी जो डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म की वो ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आपको यहां पर दे रखा है दैट इज टर्नओवर, सिर्फ वो मार्क कर लो बच्चों, ठीक है। तो टर्नओवर क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी में जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है, बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं बच्चों, ये लगातार केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ठीक है। इनका प्रोडक्शन भी होता रहता है, इनका कंजम्पशन भी होता रहता है। तो बच्चों ये जो प्रोडक्शन होता है इनका, इसी को हम क्या कहते हैं, टर्नओवर कहते हैं। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी, व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट अ सिंपल बैक्टीरियल सेल, अ प्रोटोजोन, अ प्लांट और एन एनिमल, कंटेन thousands of organic compounds. These compounds or biomolecules are present in certain concentrations which are expressed as moles or mole per cell or moles per liter etc. One of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover, ठीक है। तो ये लाइन सिर्फ कर लो अंडरलाइन की भाई जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें एक टर्नओवर हम डिफाइन करते हैं। टर्नओवर का मतलब होता है कि भाई उनका जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, लगातार चेंज होती रहती है। पर यूनिट टाइम इनका जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। दिस मींस दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड, लगातार चेंज हो रहा है इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड आल्सो मेड, भाई खुद कंज्यूम भी हो रहे हैं, खुद किसी और में चेंज हो रहे हैं और खुद का प्रोडक्शन भी हो रहा है लगातार, ठीक है। तो एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, मेटाबॉलिज्म। यदि कोई चीज टूट रही है तो कैटाबॉलिज्म, कोई चीज बन रही है तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नाउ ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सारी चीजें जो हैं बच्चों ये सब किसी काम की नहीं है। एक और चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है वो क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब कैटेलाइज्ड होते हैं, वहां पर एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों। तो अनदर फीचर of these metabolic reactions is that every chemical reaction is a catalyzed reaction with the help of what बच्चों, enzymes, जिनके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो बस इस पैराग्राफ में आपको, इस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना था। फिर बच्चों मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, इस वाले टॉपिक के अंदर आपको क्या याद रखना है बच्चों, अगेन यहां पर आपको वही एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बता रखा है, करेंसी ऑफ एनर्जी बता रखी है, कुछ याद नहीं रखना है ना। तो क्या याद रखना है इसके अंदर, कुछ याद नहीं रखना है बच्चों। फिर जो तीसरा टॉपिक है बच्चों, द लिविंग स्टेट, यहां पर एक लाइन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है बच्चों हर 1-2 साल छोड़कर, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। क्या है बच्चों, भी हम लिविंग सिस्टम को, लिविंग स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डबल स्टार मार्क कर लो बच्चों। मीनिंग समझ लो, मीनिंग समझ लोगे तो हमेशा के लिए ये लाइन याद हो जाएगी। लिविंग स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। बच्चों यदि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल, या हमारी बात कर ले, हम भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, जिंदा है ना, मरे थोड़ी अभी हम। कई लोग जिंदा तो हैं लेकिन वैसे मरे हुए हैं, है ना। जो लोग काम नहीं करते, निकम्मे होते हैं, वो मरने के समान ही है। ध्यान रखो बच्चों, हमेशा मेहनत करते रहो, ठीक है। वापस आ जाते हैं, है ना। तो लिविंग स्टेट बच्चों, तो लिविंग स्टेट को हम कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम। हम तब तक जिंदा हैं जब तक हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आती है। यहां पर नॉन इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है, लगातार देयर इज इनपुट ऑफ एनर्जी एंड मैटर। हम बाहर से खाना खा रहे हैं, मैटर लगातार हमारी बॉडी में आता है, हवा ले रहे हैं, लगातार मैटर हमारी बॉडी में आ रहा है, और जो हम खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, तो एनर्जी का इनपुट भी हो रहा है, इनफ्लो भी हो रहा है। साथ में फिर जब हम काम कर रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो बच्चों इनफ्लो ऑफ एनर्जी भी है, आउटफ्लो ऑफ एनर्जी भी है, इनफ्लो ऑफ मैटर भी है, आउटफ्लो ऑफ मैटर भी है लगातार हमारी बॉडी में से। और यही स्टेट क्या हो गया बच्चों, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, ठीक है। जब ये एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा एनर्जी और मैटर का, तो हम कहेंगे कि हम इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ गए। जो कब आते हैं, व्हेन वी डाई, जब मर जाते हैं, उसके बाद थोड़ी हम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं विद द सराउंडिंग्स। तो मतलब क्या है, यदि कोई लिविंग सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो लिविंग नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर दिमाग की दही कैसे होती है बच्चों, कि भाई नॉन इक्विलिब्रियम के साथ यहां पर एक और टर्म जोड़ दिया है एनसीईआरटी ने, दैट इज स्टेडी। भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हो स्टेडी है, सही है बच्चों।
नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको समझा दिया। लेकिन ये जो लगातार इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहता है, उसके बावजूद भी हमारी बॉडी में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे सिस्टम की टेंडेंसी ये होती है कि उनको एक स्टेडी स्टेट में, कांस्टेंट रेंज में, कांस्टेंट क्वांटिटी में रखे। जैसे टेम्परेचर, ठीक है, लगातार बच्चों एनर्जी का इनफ्लो भी हो रहा है, आउटफ्लो भी हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है, कभी गर्मी में बढ़ जाता है, सर्दी में कम हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का कांस्टेंट रहता है। ये हमारी बॉडी की टेंडेंसी है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से बच्चों पीएच ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 के आसपास ही रहता है, जबकि लगातार बहुत सारे आयंस हम बॉडी के अंदर ले भी रहे हैं, खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, बहुत सारी चीजें बाहर भी जा रही है बच्चों, लेकिन कांस्टेंट है। आयनिक कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहता है, पीएच भी कांस्टेंट रहता है। तो मतलब क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होते हुए भी, लगातार एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर होते हुए भी विद द सराउंडिंग्स, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर पैरामीटर से कांस्टेंट रेंज में, एक स्टेडी स्टेट में रहते हैं बच्चों। इसीलिए लिविंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। तो बच्चों ये लाइन आपको इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में याद रखनी है। अब आज के लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वो है एंजाइम्स, ठीक है। तो बच्चों एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सबसे पहली लाइन और इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, ऑलमोस्ट लगा है, ठीक है, कंपल्सिव स्टेटमेंट नहीं है, ये नहीं बोला है कि सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। शुरुआत में जब एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई थी तब तो यही माना गया था कि भाई सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि हर दूसरा एंजाइम कोई सा भी देख लो, उठाकर देख रहे थे तो पता चल रहा था कि भाई वो प्रोटीन है। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स भी ऐसे हैं जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है, कैटालाइजेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं बच्चों, कैटालाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। और ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं, एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। क्या बोलते हैं बच्चों, राइबोजाइम्स बोलते हैं। तो इसलिए अब स्टेटमेंट ये नहीं होगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑलमोस्ट क्योंकि कुछ आरएनए भी हैं बच्चों, तो आरएनए एंजाइम्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आरएनए एंजाइम्स आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स, ठीक है बच्चों। फिर वापस एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, लिख दिया मैंने, दीज आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर। व्हेन यू लुक एट अ टर्शियरी स्ट्रक्चर, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself, the chain crisscrosses itself, and hence many crevices or pockets are made. One such pocket is the active site. तो बच्चों एंजाइम्स होते क्या हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं अपन, ठीक है। मैंने बोला ही था एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में बहुत गड़बड़ कर रखी है, चीजें सिक्वेंशली नहीं बता रखी है। अब एंजाइम्स के अंदर भी बात करें तो भी सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना चाहिए कि एंजाइम्स होते क्या। आप डायरेक्टली मैकेनिज्म के ऊपर आ गए हो कि वो कैसे वर्क करते हैं, पहले ये तो जान ले भाई व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बच्चों ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। आप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हो, जिनको आप लेबोरेटरी में यूज करते हो। हमारी बॉडी के अंदर भी कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। ये मोस्टली प्रोटीन्स के बने हुए हैं, कुछ आरएनए हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हुए हैं, बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, बायो कैटलिस्ट्स। बायो रेफर्स टू लाइफ, कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम कर रहे हैं, दे आर बायो कैटलिस्ट्स और एंजाइम्स, ठीक है। प्रॉपर्टी कुछ तो वैसी होती है जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की होती है कि भाई ये रिएक्शन की रेट को रेगुलेट करते हैं। अब डिफरेंस क्या आ जाता है कि बच्चों जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वहां तो आप ये बोलते हो कि वो रिएक्शन की रेट को रेगुलेट करते हैं, ज्यादातर बढ़ाते हैं लेकिन कुछ कम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं यानी कि बायो कैटलिस्ट की बात करते हैं, तो सारे के सारे बायो कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम सिर्फ रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, घटाने का काम नहीं करते। तो ऑल एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स अंडरगोइंग एनी चेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसकी रेट बढ़ाते हैं, तो जब ये रिएक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद ये हमें एज इट इज वैसे ही मिल जाते हैं, इनमें खुद में कोई चेंज नहीं होता, इनको हम रीयूज कर सकते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। और किस तरह से ये रेट को बढ़ाते हैं बच्चों, ये एक्टिवेशन एनर्जी आप पढ़ते हो बच्चों केमिस्ट्री के अंदर। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्टेंट को यदि हमें प्रोडक्ट में बदलना है तो उस रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा और कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसके लिए हमें उस रिएक्टेंट को, सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करनी जरूरी है।
तो ये जो हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, उस रिएक्टेंट की खुद की भी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, यदि उसी से वो प्रोडक्ट में चेंज होता तो रखा रखा हो जाता, लेकिन नहीं होता ना, फिर हम उसको बाहर से हीट या टेम्परेचर बढ़ाएंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसको हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं बाहर से। अब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उस रिएक्टेंट को देनी जरूरी है ताकि उसके पुराने बॉन्ड्स टूटे, नए बॉन्ड्स बने, ताकि वो एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम बाहर से देते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। तो कम एनर्जी में काम हो रहा है तो पर यूनिट टाइम जो एनर्जी अवेलेबल होगी उससे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं रिएक्टेंट से, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। आ गया समझ में? तो मैंने आपको बता दिया एंजाइम्स क्या होते हैं और उनका मैकेनिज्म क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं बच्चों। अब कम करेंगे कैसे, उसका तरीका आपको बताता हूं। अब उसके लिए वापस एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है बच्चों कि ज्यादातर एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। और बच्चों मैंने एक और चीज आपको बोली थी जब प्रोटीन्स पढ़ाए थे कि जो फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर आइदर टर्शियरी या क्वाटर्नरी होता है। और बच्चों एंजाइम्स फंक्शनल मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब इनमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन्स का, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी बनाने के लिए पहले प्राइमरी बनेगा, तो प्राइमरी भी बनेगा इनका, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से अल्टीमेट टर्शियरी। लेकिन जो फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं जब तक इनएक्टिव हैं, कई एंजाइम्स बच्चों आप पढ़ते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप पढ़ते हो जैसे पेप्सिनोजन स्टमक के अंदर रिलीज होता है बच्चों, इनएक्टिव फॉर्म है। तो जब तक इनएक्टिव फॉर्म है बच्चों टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसको एक्टिवेट जब करेंगे तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में बदल जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जो फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं उनका कौन सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। और ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें ओवर कोइलिंग, सुपर कोइलिंग होती है बच्चों, उसमें बीच बीच में कुछ पॉकेट्स बन जाती है, क्रेवाइस, दरारें बन जाती है, जहां पर कोई रिएक्टेंट आकर अटैच हो सकता है, फिक्स हो सकता है, फिट हो सकता है। और यही दरारें क्या कहलाती है बच्चों, एक्टिव साइट कहलाती है, ठीक है। तो मान लो कोई एंजाइम मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है। अब उस एंजाइम मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से बना रहा हूं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें इस तरह के डिप्रेशंस बन जाएंगे, पॉकेट्स बन जाएगी, और ये पॉकेट ही क्या कहलाती है बच्चों, दिस पॉकेट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। और इसी एक्टिव साइट में आकर कौन फिट होता है बच्चों, इसी एक्टिव साइट में आकर फिट होता है रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट। फिट वही होगा जिसका शेप ऐसा होगा कि भाई वो इस एक्टिव साइट के अंदर आकर फिट हो सके, कॉम्प्लीमेंट्री शेप होना चाहिए किसके, एक्टिव साइट के, ठीक है। तो ये तो हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया बच्चों एंजाइम। और किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो ये जो पॉकेट या क्रेवाइस है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, इसमें जब ये सबस्ट्रेट आकर फिट होता है बच्चों, उसके बाद इस एक्टिव साइट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट को टाइटली बाइंड कर लेती है। और जब टाइटली बाइंड करती है तो इस सबस्ट्रेट में जो बॉन्ड्स है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो उनको तोड़ने के लिए अब एनर्जी कम चाहिए होगी, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो बच्चों जो मेन चीज थी वो ऑलरेडी मैंने अब आपको बता दी है। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है यहां पर। तो बच्चों टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का, ठीक है, तभी वो फंक्शनल होते हैं बच्चों। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, when you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself, the chain crisscrosses itself, and hence many crevices or pockets are made. One such pocket is the active site. An active site of an enzyme is a crevice or pocket into which the substrate fits. इसको मार्क कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। Thus enzymes through their active site catalyze reactions at a high rate. Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference needs mention. Inorganic catalysts work efficiently at high temperatures and high pressures, while enzymes get damaged at high temperatures. तो यहां पर आपको एक डिफरेंस बता रखा है बच्चों बिटवीन व्हाट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स एंड एंजाइम्स, जिनको हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कह सकते हैं, बायो कैटलिस्ट कह सकते हैं बच्चों। तो बच्चों जब आप लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करते हो, उनको यूज करते हो, तो आपने देखा होगा कि वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन ऑलरेडी अपन डीनेचुरेशन की बात कर चुके हैं, क्योंकि एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पे या स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ डीनेचर होकर परमानेंटली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो बच्चों एंजाइम्स भी यूजुअली हायर टेम्परेचर्स पे 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाता है तो इनएक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन बच्चों। तो इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं यहां पर और डबल स्टार कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको भी कर लो बच्चों,
पूछा जाएगा, सिंगल स्टार। फिर बच्चों, हाउएवर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, हॉट वेंट्स में, स्प्रिंग्स में, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर्स अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। मार्क कर लेंगे बच्चों, ये पढ़ते हैं बच्चों अपन, जब आप 12th क्लास में आएंगे वहां पर भी आप कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में बात होती है बच्चों, जैसे अपन बात करें बच्चों, कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, हॉट वेंट्स के अंदर। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, थर्मोफाइल्स हम बोलते हैं बच्चों, जो इस चीज के लिए अडेप्टेड हैं कि हाई टेम्परेचर्स पे भी सर्वाइव कर सके। तो उनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो भी इस चीज के लिए अडेप्टेड होते हैं कि हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं हो और काम कर सकें बच्चों। तो हमने क्या बोला, इन जनरल तो एंजाइम्स हायर टेम्परेचर्स पे इनएक्टिव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो थर्मोफिलिक होते हैं, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, उनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी, इनफैक्ट 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या करिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्या बता रही है एनसीईआरटी? How do we understand these enzymes? Let us first understand the chemical reaction. Chemical compounds undergo two types of changes. A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bonds. This is a physical process. Another physical process is a change in state of matter when ice melts into water or when water becomes vapor. These are also physical process. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. तो ये सिर्फ मार्क कर लेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. तो बच्चों डिफरेंस बताया फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन में, बहुत सिंपल चीज है, 6th क्लास से पढ़ना चालू कर देते हो। ठीक है, आइस पिघल रही है पानी में, पानी भाप बन रहा है, ये फिजिकल प्रोसेस है बच्चों। किसी चीज का शेप चेंज हो रहा है, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। लेकिन यदि केमिकल बॉन्ड्स टूट रहे हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, केमिकल आइडेंटिटी चेंज हो रही है, तो फिर हम कहेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब यहां पर आपको जैसे बता रखा है बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन है, सबको पता है। ठीक, similarly hydrolysis of starch into glucose is an organic chemical reaction. Rate of a physical or chemical process refers to the amount of product formed per unit time. रेट ऑफ रिएक्शन आप पढ़ते हो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आती है ना भाई, पर यूनिट टाइम कितना प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, चेंज इन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। इसको मार्क कर लो बच्चों, ये आ सकता है स्टेटमेंट रेटिंग, यहाँ पर ये आ सकता है बच्चों स्टेटमेंट के फॉर्म में, किसी क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं यदि एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। तो रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। टेम्परेचर से कई रिएक्शंस की, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, जैसे यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बच्चों जो आइस है वो पानी में बदल जाएगा, वो फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शंस में भी कई बार हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस है वो कई फैक्टर से अफेक्ट होती है, उनमें से एक टेम्परेचर भी है। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। यूजुअली बच्चों क्या होता है, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं 10 डिग्री सेल्सियस से तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, और यदि उसको 10 डिग्री सेल्सियस से घटाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों आधी हो जाती है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट यहां पर एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये प्रॉपर्ली कंसेप्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर रखा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी हम सिर्फ लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो लिविंग सिस्टम के हिसाब से बात करेंगे। देखो हमने क्या बोला कि भाई लिविंग सिस्टम में जो कैटलिस्ट होते हैं, जो कि एंजाइम्स कहलाते हैं, वो हायर टेम्परेचर्स पे यूजुअली काम नहीं करते। इनफैक्ट बच्चों कोई भी एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी यूजुअली हमारी खुद की बॉडी के टेम्परेचर पे शो करता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्रोकैरियोट्स, उनमें रूम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम हमारी बॉडी के एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, इसको हम उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं बच्चों। अब मान लो मेरी बॉडी में कोई एंजाइम है जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो मान लो जो एंजाइम है मेरी बॉडी के अंदर, हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है बच्चों, दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। इस पे ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, अब सपोज करो मेरी बॉडी का टेम्परेचर मैं 37 से 27 डिग्री सेल्सियस की तरफ ले जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से दूर जा रहा हूं, और कितना चेंज करा है, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इससे चाहे आप ऊपर जाओ
चाहे नीचे जाओ, दोनों ही डायरेक्शन में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी में हो रही है, जिसको ये एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, कम होगी बाय अ फैक्टर ऑफ 2, हाफ हो जाएगी मतलब। ठीक है, तो यहां पर भी जो रेट है बच्चों हाफ हो जाएगी। यदि मैं 10 डिग्री सेल्सियस जा रहा हूं तो इधर, ठीक है, और इधर भी यदि मैं 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर रहा हूं तो जो रिएक्शन की रेट है वो बच्चों आधी रह जाएगी। यदि फिर वापस से मैं इधर आ जाऊंगा, मान लो 47 से 37 पे आ रहा हूं या 27 से 37 पे आ रहा हूं, तो बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन है फिर से वही आ जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो यहां पर तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो रेट घटेगी, इस डायरेक्शन में आएंगे तो रेट बढ़ेगी। फैक्टर क्या होता है? 2 का फैक्टर होता है। जब घटेगी तो 2 के फैक्टर से घटेगी पर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर अवे फ्रॉम द ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ आप टेम्परेचर ले जाओगे तो हर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए जो रेट है वो डबल हो जाती है। इसको हम कहते हैं बच्चों Q10। तो बच्चों Q10 फॉर एंजाइम्स इज व्हाट? इट इज 2। ठीक है, हर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए 2 के फैक्टर से चेंज होता है, या तो रेट डबल होती है या फिर हाफ होती है। ये कहना चाह रही थी एनसीईआरटी, जो यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा था, जो अब अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है बच्चों। फिर व्हेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी लिविंग रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, जब एंजाइम्स की एब्सेंस में होता है तो रेट कम होती है, लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में होता है तो रेट एनॉर्मसली बढ़ जाती है। एक एग्जांपल आपको दे रखा है बच्चों, किसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। यहां पर मार्क कर लो बच्चों, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम। फास्टेस्ट एंजाइम है बच्चों ये। स्लोएस्ट कौन सा है? जब फास्टेस्ट बताया तो स्लोएस्ट भी बताना ही पड़ेगा, है ना? बता देता हूं, कोई बात नहीं। तो बच्चों जो स्लोएस्ट एंजाइम है वो है लाइसोजाइम। स्लोएस्ट एंजाइम लाइसोजाइम। एंटीबैक्टीरियल होता है ना, पता है, पढ़ते हो, डाइजेशन में भी आता है, कई जगह आता है बच्चों। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, हमारे लिविंग सिस्टम में होता है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में पढ़ते हो इसके बारे में आप। यदि ये इस एंजाइम के एब्सेंस में होगा तो बच्चों बहुत स्लो होगा। सिर्फ 200 molecules of carbonic acid are formed in the absence of enzyme. However, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 6 lakh molecules being formed every second. कहां तो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, कहां एंजाइम यूज होती है 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन गए हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है, डेटा यहां से पूछा जा सकता है, इस रिएक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में? तो एंजाइम के यूज से ड्रास्टिकली एनॉर्मसली जो है बच्चों वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स हियर। द पावर ऑफ एंजाइम्स इज इनक्रेडिबली इंडीड। ठीक है, द पावर ऑफ एंजाइम्स इज इनक्रेडिबल इंडीड बोल रही है एनसीईआरटी, सही बोल रही है। ठीक है बच्चों, तो बहुत पावरफुल होते हैं एंजाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं बच्चों। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ईच कैटलाइजिंग अ यूनिक chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway. Metabolic pathway क्या होता है बच्चों? कई बार किसी चीज का जो प्रोडक्शन होता है, किसी केमिकल का या हमारी बॉडी में सब्सटेंस का, कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है, तो वो एक स्टेप केमिकल रिएक्शन में ना होकर मल्टीपल स्टेप्स में होता है। और फिर जब ये मल्टीपल स्टेप में किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का मेटाबॉलिक पाथवे है बच्चों। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है यूजुअली। फिर तो बच्चों जैसे यहां पर आपको एक रिएक्शन दे रखा है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये यहां पर तो आपको सिंगल स्टेप में शो करा है, लेकिन एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो आप देखते हो बच्चों कहां पर? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे कहलाएगा। तो यहां पर क्या कह रही है एनसीईआरटी कि भाई ये जो मेटाबॉलिक पाथवे, ये जो रिएक्शन, इट इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे इन व्हिच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। पढ़ते ना अपन ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बच्चों। ठीक है, तो when you study respiration in chapter 14 you will study these reactions. At this stage you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reactions gives rise to a variety of metabolic end products in our skeletal muscle under anaerobic conditions. लैक्टिक एसिड भी बनता है बच्चों आगे चलकर, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड बन जाता है। यीस्ट के अंदर जो सेम पाथवे है उससे क्या बनता है बच्चों? इथेनॉल बनती है, अपने को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है साथ में। हेंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन अ मेटाबॉलिक पाथवे। क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स हैं बच्चों,
यदि हम अलग अलग फैक्टर्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है एक ही मेटाबॉलिक पाथवे से हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिले, जैसा कि यहाँ पर ग्लूकोज से हो रहा है। एक केस में पायरुविक एसिड बन सकता है, एक केस में लैक्टिक एसिड बन सकता है और एक केस में इथेनॉल प्लस CO2 बन सकती है। ये सारी चीजें आप पढ़ते हो बच्चों रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर यहाँ पर, इसीलिए वापस से इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, वहां काफी डिटेल में आप देख लेते हो। फिर बच्चों, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन? ये मैंने शुरुआत में ही वैसे आज आपको समझा दिया है। अब एक बार देख लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी इस बारे में क्या फरमाती है। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू अ रिएक्शन। ये तो अपन ने देख लिया बच्चों, ठीक है। भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, एक्टिव साइट के बारे में अपन ने बात कर ली है, वहीं पर रिएक्टेंट फिक्स होगा बच्चों। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। मार्क कर लेते हैं, वैसे सबको पता है बच्चों। रिएक्टेंट जो होता है, जो आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, रिएक्टेंट यहां पर क्या कहला रहा है, सबस्ट्रेट। Hence enzymes that is proteins with 3-dimensional structures यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट, जहां पर एक्टिव साइट होती है, कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। सिंबॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज, तो बच्चों रिएक्शन में क्या होता है, जिसको एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। It is now understood that the substrate has to bind the enzyme at its active site within a given cleft or pocket। ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, रिएक्शन तभी होगा जब सबस्ट्रेट कहां पर जुड़ेगा बच्चों, एंजाइम के साथ उसकी एक्टिव साइट में जुड़ता है। फिर बच्चों, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको बच्चों अपन कैसे समझेंगे, यहां पर देखो ये बता रखा है एनसीईआरटी ने। भाई सबसे पहले क्या होगा, जो एंजाइम है उसमें एक पर्टिकुलर शेप की एक्टिव साइट होगी, दिस इज एंजाइम। इसके साथ बच्चों फिर क्या जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा सबस्ट्रेट, जिसका शेप कैसा होना चाहिए, उसका शेप ऐसा होना चाहिए कि भाई उसमें कुछ पार्ट ऐसा हो जो इस एंजाइम के साथ इसकी जो एक्टिव साइट है उसमें फिट हो सके। तो बच्चों देखो ये दोनों शेप कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके अंदर ये वाला पार्ट फिट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो फिर जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा, तो मान लो कोई मीडियम है जिसमें ये रिएक्शन हम कैटालाइज करवा रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स डाल दिए, बहुत सारे सबस्ट्रेट भी डाल दिए, मान लो 100 एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं। अब बच्चों शुरुआत में जब हम सबस्ट्रेट ऐड करना चालू करेंगे, तो क्योंकि सबस्ट्रेट कम है एंजाइम्स ज्यादा हैं, तो जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा और हम सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे और वो एंजाइम्स के साथ जुड़ते जाएंगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स कम होती जाएगी। और क्या होता है बच्चों, किसी भी एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए 100% एफिनिटी नहीं होती, ये अच्छे से नोट डाउन कर लो। नो एंजाइम हैज गॉट 100% एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 10 एंजाइम मॉलिक्यूल हैं, मैंने मीडियम में 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स डाले और वो 10 के 10 एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएंगे एक्टिव साइट पर, नहीं होता बच्चों। यदि 10 एंजाइम मॉलिक्यूल है और मैं चाहता हूं कि उन सारों के साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड हो, तो मुझे 10 सबस्ट्रेट से ज्यादा मॉलिक्यूल्स डालने पड़ेंगे। डिपेंड करेगा कि उस एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कितनी है। यदि बहुत ज्यादा एफिनिटी तो हो सकता है कि 15 सबस्ट्रेट डालने से ही काम चल जाए, जब मैं 15 डालूंगा तब जाके 10 बाइंड होंगे। कम एफिनिटी तो हो सकता है कि मेरे को 10 एंजाइम मॉलिक्यूल को सैचुरेट करने के लिए 30, 40, 50 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स तक डालने पड़े। क्यों? क्योंकि किसी भी एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के लिए 100% एफिनिटी नहीं होती। ये चीज याद रखना बच्चों, आगे अभी काम आएगी। तो यहां पर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जब बाइंड होता है बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये यहां पर एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएगा, इस तरीके से हो गया बच्चों, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद फिर बच्चों क्या होगा, ये जो एक्टिव साइट है इस सबस्ट्रेट को टाइटली बाइंड करेगी, जिसकी वजह से इसके जो बॉन्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, पुराने बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे, नए बॉन्ड्स बनाए जाएंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन कब बनेगा, जब हम यहां पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break the older bonds and to form newer bonds बच्चों, ठीक है। तो अल्टीमेटली there will be formation of what, there will be formation of product जो अभी इस एंजाइम से ही जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही बच्चों ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो अब ये एंजाइम जो है इस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा,
क्यों? क्योंकि अब उसका शेप सबस्ट्रेट के जैसा नहीं है, ये सबस्ट्रेट को तो होल्ड कर सकता था, प्रोडक्ट को होल्ड नहीं कर सकता है। तो यहां पर एंजाइम वापस से खाली हो जाएगा, उसकी एक्टिव साइट खाली हो जाएगी, हमें एंजाइम एज इट इज वापस से मिल गया है बच्चों। और क्या रिलीज हो जाएगा यहां पर प्रोडक्ट जो है बच्चों वो रिलीज हो जाएगा। इस तरह से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। एक्टिवेशन एनर्जी देनी जरूरी होती है। एंजाइम मैंने बोला था उसमें खुद में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा शुरुआत में था वैसे ही लास्ट में हमें वापस मिल जाएगा। इस एंजाइम को हम वापस से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है, इस तरह से मैकेनिज्म होता है बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहां पर समझा रखी है, इसको भी अपन देख लेते हैं बच्चों। देखो शुरुआत में यहां पर आपको एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है बच्चों? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि भाई इस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है। यहां पर अभी 8.0 अपन कह सकते हैं कि रिएक्शन चालू नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब मीडियम में क्या है? ओनली सबस्ट्रेट है। ठीक, और इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे आपको क्या बता रखा है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी बता रखी है। हर मैटर की, हर सब्सटेंस की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है एट रेस्ट बच्चों। तो इस मीडियम में जब रिएक्शन चालू नहीं हुआ है तो सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टेंट्स ही होंगे, क्योंकि अभी रिएक्शन चालू नहीं हुआ, प्रोडक्ट बना नहीं है। लेकिन इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ना बच्चों। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई ये रिप्रेजेंट कर रखी है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, पीएस लिख सकते हैं अपन। अभी रिएक्शन चालू नहीं हुआ। अब देखो बच्चों यहां पर दोनों कंडीशन दे रखी है आपको। जो ये वाला ऊपर वाला जो रिएक्शन है, कर्व है बच्चों, ये आपको दे रखा है कि एंजाइम यूज नहीं करा है। और जो नीचे वाला है बच्चों, इसमें आपको बता रखा है कि विद एंजाइम है। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं विदाउट एंजाइम। तो विदाउट एंजाइम मुझे क्या करना पड़ेगा? यदि इस सबस्ट्रेट को मुझे प्रोडक्ट में बदलना है तो मुझे इसके बॉन्ड्स को तोड़कर नए बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इसकी खुद की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत है, जो कि इतनी है। जब मैं ये कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा, जिसको हम कहते हैं मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इसके पुराने बॉन्ड्स को तोड़कर नए बॉन्ड्स बनाने के लिए, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक ऐसे स्टेट में आ जाएगा जहां पर इसके पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, क्योंकि यहां पर चेंज हो रहा है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में। फिर पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो किस कंडीशन की बात होगी? विदाउट एंजाइम। सेम रिएक्शन में यदि मैं एंजाइम यूज करता हूं बच्चों, तो फिर आप यहां पर देखोगे कि अब मुझे जो एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत है वो पहले से काफी कम हो गई बच्चों। ठीक है, तो अब मैंने जब इतनी सी एनर्जी दी तो ही ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ी, इसको जस्ट एक सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इस सिस्टम को देने के लिए वो फिक्स है 100 जूल से, भाई इससे ज्यादा एनर्जी मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब पहला केस ले लेते हैं कि भाई पहले केस में जब एंजाइम यूज नहीं हो रहा तो एक रिएक्टेंट, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत है? 10 जूल्स। तो पर यूनिट टाइम, टाइम फैक्टर हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो पर यूनिट टाइम जब मैं इस सिस्टम को 100 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो उस यूनिट टाइम में उस 100 जूल्स ऑफ एनर्जी से कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेंगे? एक को बदलने के लिए मैंने क्या बोला? 10 जूल्स एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो 100 जूल सब दूंगा तो 10 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स मुझे उस यूनिट टाइम में मिलेंगे। लेकिन जब मैंने एंजाइम यूज करा तो एक्टिवेशन एनर्जी मान लो कितनी हो गई? 1 जूल ही रह गई, कम हो गई। तो अब उसी 100 जूल एनर्जी से उसी यूनिट टाइम में 10 की जगह कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? 100 प्रोडक्ट बनेंगे। तो बढ़ गई ना रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम। विदाउट एंजाइम 10 बन रहे हैं, विद एंजाइम 100 बन रहे हैं, 10 टाइम्स रेट इंक्रीज हो गई। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। यहीं पर बच्चों आप केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो वो चीज, तो मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगा। यदि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबस्ट्रेट से कम है, इसका मतलब इस सिस्टम में से एनर्जी बाहर गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसकी जगह मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट के यहां पर बन रहा होता, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबस्ट्रेट से ज्यादा होती। इसका मतलब हमने जो बाहर से एनर्जी दी थी उसमें से कुछ एनर्जी सिस्टम ने रख ली है, और वो रिएक्शन कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये चीजें डिटेल में आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो बच्चों। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी देखते हो। तो देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये सारी चीजें बच्चों सिर्फ वही है जो मैंने आपको यहां पर बताई है। ठीक है, तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। E स्टैंड्स फॉर एंजाइम, जहां जहां पर जरूरी होगा वहां पर अपन हाईलाइट कर लेंगे। This complex formation is a transient phenomenon. During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed. Very soon after the expected bond breaking or making is completed, the product is released from the active site. ठीक है बच्चों, तो ट्रांजिशन आपको स्टेट पता होना चाहिए नाम, जहां पर बॉन्ड्स टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं बच्चों।
फिर उसके बाद आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट. In other words, the structure of the substrate gets transformed into the structure of product. The pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure. उसके बिना product में नहीं बदलेगा. There could be many more altered structural states between the stable substrate and the product. Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable. भाई क्यों ultimately जो बीच में transition state बन रहे हैं, भाई जो transition state होता है उसमें कई पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे, कई बॉन्ड बन रहे होंगे, तो बीच में कुछ और केमिकल कंपाउंड्स भी बनते हैं, लेकिन वहीं पर रिएक्शन क्यों नहीं रुक गया? क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है. अल्टीमेटली वो चीज बनेगी जो स्टेबल है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है बच्चों. ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है मार्क करने की यहां पर. फिर बच्चों आगे बात करते हैं अपन. स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड to energy status of the molecule or the structure. Hence, when we look at this pictorially through a graph, it looks like something as in figure 9.6. तो मैंने बच्चों आपको ये बोला है कि भाई यहाँ पर जो एनसीईआरटी जो भी लिखा हुआ है वो कह रही है कि भाई आपको समझना है तो आप ये वाला ग्राफ समझ लो. ये ग्राफ अपन ने समझ लिया, अपन तो स्मार्ट हैं, पहले ही वो काम कर लेते हैं, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है. और बच्चों पढ़ाई इसी तरीके से होती है. नाउ the y-axis represents the potential energy content, the x-axis represents the progression of the structural transformation, यानी कि progress of the reaction. You would notice two things: the energy level difference between substrate and product. If product is at a lower level than substrate, the reaction is an exothermic reaction. बच्चों बता दिया है मैंने, मार्क कर लो इसको, वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो. ठीक है. One need not supply energy in order to form the product. However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the S has to go through a much higher energy state or transition state. कोई सा भी रिएक्शन हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, एक बार ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी. द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ द सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. और सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की जो टोटल एनर्जी होती है उनका जो डिफरेंस होता है वही क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है. एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी. एंजाइम्स क्या करते हैं? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं. अब आगे बात करते हैं बच्चों, आगे क्या कहती है एनसीईआरटी? नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन आपको बता रखी है कि भाई किस तरह से ये रिएक्शन होता है, जो ऑलरेडी अपन ने समझ लिया है इसके थ्रू, है ना. तो आपको ये यहां पर जितना भी फ्लो चार्ट दे रखा है बच्चों ये पता होना चाहिए कि भाई एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा. ठीक है बच्चों. यहां पर एक चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है बच्चों? लोकेंट की थ्योरी. यहां पर लिख देता हूं मैं ताकि अलग से ही याद रह जाएगा आपको. भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगा. हर एंजाइम कुछ पर्टिकुलर या तो एक ही सबस्ट्रेट या एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के रिएक्शन को भी कैटेलाइज कर सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक होता है कि हाँ कि भाई इसी सबस्ट्रेट या कुछ 2-3 सबस्ट्रेट के रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है. क्यों? क्योंकि जो सबस्ट्रेट है उसका शेप ऐसा होना चाहिए कि वो एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट हो सके. अब हर सबस्ट्रेट का शेप अलग अलग होता है यूजुअली, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सबस्ट्रेट आके किसी भी एंजाइम के साथ फिट हो जाएगा, है ना. खुला खाता नहीं है कि आके भी कोई भी आ रहा है. और तो इसका मतलब क्या है बच्चों? जिस तरह से एक ताले को एक ही चाबी खोल पाती है, क्यों? क्योंकि जो लॉक होता है उसमें जो सॉकेट होता है उसका जो शेप होता है वो स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर की के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री होता है उस की के. उसी तरह से एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं इन देयर नेचर. तो लोकेंट की थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाट? एक्सप्लेन्स द स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम्स. ये आपको याद रखना है. ये जो थ्योरी है बच्चों, दिस वाज गिवन बाय फिशर. ठीक है. तो यहां तक अपन ने देख लिया बच्चों किस तरह से एंजाइम्स काम करते हैं. अब इसके बाद है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वापस एंजाइम्स के अंदर, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट डालते हैं? ठीक है. सबसे पहले तो है बच्चों एक तो टेम्परेचर और पीएच. टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. हर एंजाइम एक फिक्स टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, उसको हम उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. यूजुअली ज्यादातर एंजाइम्स या तो बॉडी टेम्परेचर पे मैक्सिमली एक्टिव होते हैं, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर रूम टेम्परेचर पे दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. तो बच्चों टेम्परेचर का यदि अपन कर्व बनाएंगे तो क्या होगा? एक्स एक्सिस पे अपन ने टेम्परेचर दे रखा है, वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी ले रखी है बच्चों. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर तो मैक्सिमम एक्टिविटी है बच्चों, मैक्सिमम एक्टिविटी है. ठीक है. तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा बच्चों? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा.
इस एंजाइम का जिसका अपन ने कर्व बनाया। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, जो मैक्सिमम एक्टिविटी थी इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो कम होने लग जाएगी, एकदम से जीरो नहीं होगी। जैसे जैसे आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से दूर जाते जाते हो एक्टिविटी कम होती जाती है। इसीलिए जो कर्व आता है वो कैसा आता है, बेल शेप्ड कर्व आता है बच्चों, यहां पर बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। इसी तरह से बच्चों पीएच के लिए, अब पीएच में थोड़ा सा डिफरेंस है टेम्परेचर से। भाई यूजुअली ज्यादातर एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, या तो बॉडी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर बच्चों। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम्स के लिए बच्चों वो क्या होता है, आइदर 37 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको तो हम कहते हैं रूम टेम्परेचर, और ये हो गया हमारा बॉडी टेम्परेचर। इस पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ज्यादातर एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर सेम होता है, या तो बॉडी टेम्परेचर होता है या रूम टेम्परेचर होता है। लेकिन जब हम पीएच की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हर एंजाइम अलग पीएच पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। कोई 2 पर, कोई 3 पर, कोई 4 पर, कोई 4.5 पर, कोई 4.25 पर, कोई 5.25 पर, कोई 8 पर, कोई 9.5 पर, कोई 9.25 पर। हर एंजाइम यूजुअली अलग अलग पीएच पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। इसका मतलब यदि स्टेटमेंट आ जाए कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर बट डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ज्यादातर का ऑप्टिमम टेम्परेचर तो सेम होता है लेकिन ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होता है। बाकी केस वही है जो टेम्परेचर का है, एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर तो मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, वो कहलाएगा उसका ऑप्टिमम पीएच। उसके इधर जाओगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। यहां पर भी आपको बेल शेप्ड कर्व ही मिलेगा, दोनों ही बेल शेप्ड कर्व हैं बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये तो बात होगी बच्चों किसकी, टेम्परेचर की और पीएच की। दोनों को यदि आप एक्सट्रीमली हाई ले जाते हो, टेम्परेचर को आप हाई ले जाते हो, ठीक है, तो डीनेचुरेशन हो जाएगा। पीएच को तो आप चाहे हाई ले जाओ चाहे लो ले जाओ, एक्सट्रीम्स लेवल पे हाईली एसिडिक हाईली एल्कलाइन दोनों पे ही इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम, परमानेंटली डीनेचुरेशन हो जाएगा। लेकिन लो टेम्परेचर्स पे डीनेचुरेशन नहीं होता। पहले भी कई बार मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल चुका हूं, याद रखना लो टेम्परेचर पे प्रोटीन्स डीनेचर नहीं होते, एंजाइम्स भी डीनेचर नहीं होंगे, टेम्पररीली इनएक्टिव हो जाएंगे। वापस से उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आओगे तो फिर से एक्टिव हो जाते हैं बच्चों। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो देख लेते हैं क्या करी भाई एनसीईआरटी, एक बार हाईलाइट कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशंस व्हिच कैन ऑल्टर द, अब ये जो चेंज आ रहा है भाई एक्टिविटी कम हो रही है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर डिरेंज होने के कारण ही तो हो रही है। हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन होता है इसलिए एक्टिविटी कम हो जाती है। तो The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions, जो conditions उसके tertiary structure के ऊपर effect डालेगी वो इसकी activity को affect कर सकती है। These include temperature, pH, change in substrate concentration और binding of specific chemicals that regulate its activity। तो temperature करता है, pH करता है, दोनों देख लिए। अभी हम देखेंगे substrate concentration भी affect डालता है, और फिर हम देखेंगे cofactors के बारे में और inhibitors के बारे में बच्चों। इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंसेस जो एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, वो भी एंजाइम के ऊपर अफेक्ट डालते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स अपन देख रहे हैं यहां पर। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, ऐसा नहीं किसी भी टेम्परेचर और पीएच पे काम करेंगे, एक फिक्स रेंज के अंदर यूजुअली काम करते हैं। ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। आ गया ना बच्चों, लो टेम्परेचर पे परमानेंट लॉस ऑफ एक्टिविटी नहीं होती क्योंकि डीनेचुरेशन नहीं हो रहा। Whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat। आ गई बात समझ में। अब बच्चों टेम्परेचर और पीएच के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। उसको हम इस ग्राफ से समझेंगे और फिर देखेंगे एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है। तो बच्चों इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे तो आपको दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिसको एस से रिप्रेजेंट कराया अपन ने। क्या दे रखा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपको क्या दे रखी है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। शुरुआत में एट जीरो टाइम अपन बात करें बच्चों, जब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जीरो है, हमने मीडियम में सबस्ट्रेट अभी डाला ही नहीं, जब सबस्ट्रेट ही नहीं है तो भी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जीरो होगी जब सबस्ट्रेट ही नहीं है। तो फिर इसी मीडियम में हमने एंजाइम मॉलिक्यूल्स भी डाल रखे हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने 100 एंजाइम मॉलिक्यूल्स डाल रखे हैं, अब इस मीडियम में मैंने सबस्ट्रेट डालना चालू करा। शुरुआत में क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कम है, तो रैपिड बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट के एंजाइम्स के लिए, ठीक है, चाहे एफिनिटी कम क्यों ना हो एंजाइम की। इसी कारण से शुरुआत में आप देखोगे लीनियर फैशन में ये कर्व बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लग जाएगी। लेकिन जैसे जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम कम होती जाएगी,
तो रिलेटिवली रेट स्लो हो गई। एक समय ऐसा आ जाएगा जब 100 के 100 एंजाइम मॉलिक्यूल्स के साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। मान लो मैंने 150 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड करे, तब जाकर जितने भी 100 एंजाइम मॉलिक्यूल्स थे वो सारे ऑक्यूपाई हो गए। उस पॉइंट पर अब मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इससे ज्यादा तो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। जब 100 है तो पर यूनिट टाइम 100 प्रोडक्ट बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। आप कितना सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ। तो इस पॉइंट के बाद आप इधर कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो, ये रेट इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। तो इस तरह का कर्व अपने को देखने को मिलता है इन केस ऑफ व्हेन वी प्लॉट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगेंस्ट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। आगे बात समझ में? तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या हो रहा है कि शुरुआत में लीनियर रिलेशन तेजी से बढ़ता है, बाद में स्लो और फिर बाद में कांस्टेंट हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब यहां से बच्चों एक अपन टर्म डिफाइन करते हैं, एक वैल्यू डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं Km। Km रेफर्स टू व्हाट? मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? Km मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। मिकेलिस और मेंटन ने ये कांस्टेंट दिया था। इसका मतलब क्या है बच्चों? उन्होंने बोला Km is that concentration of substrate at which velocity of the reaction becomes half of the maximum velocity। वो पॉइंट जब इस रिएक्शन की वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम की आधी होगी, उस पॉइंट पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा उसको हम Km बोलेंगे। ऐसा मिकेलिस और मेंटन ने बोला। ठीक है, क्यों बोला? यह ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसकी मदद से हम दो अलग अलग एंजाइम्स की इफेक्टिविटी यानी कि एफिशिएंसी को पता कर सकते हैं बच्चों। सपोज करो यहां पर अपन एक और कर्व बना लेते हैं। ठीक है, ये एंजाइम 1 हो गया बच्चों, ये एंजाइम 2 हो गया। ठीक, दोनों में ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है मैक्सिमम वो सेम है। दोनों में हमने 100 एंजाइम मॉलिक्यूल्स मीडियम के अंदर ऐड कर रखे थे। ठीक है, अब इसका सबस्ट्रेट अलग है, इसका सबस्ट्रेट अलग है क्योंकि एंजाइम्स अलग अलग हैं बच्चों। अब जब इसने रिएक्शन चालू करा इस एंजाइम में, तो इसका जो Km है, इसकी जो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है वो इस Km पर आ रही है। इस Km को अपन कर देते हैं 1। ये एंजाइम 1 का Km है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की Vmax सेम है बच्चों, तो हाफ Vmax भी सेम होगी। लेकिन एंजाइम 2 की Vmax यहां पर आ रही है। इस पॉइंट पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो ये है। इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया Km2। अब मुझे ये बताओ कि Km2 ज्यादा है या Km1 ज्यादा है? Km2 ज्यादा है ना। अब ये तो अपन ने यहां पर बता दिया। अब इसको समझेंगे कैसे? कंसेप्चुअली समझो बच्चों। जस्ट फॉर एग्जांपल अपन ये मान लेते हैं जो अपन ने अभी लिया था कि 100 एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं भाई। ठीक है, अब पहले केस में देखते हैं एंजाइम 1 में मैंने सबस्ट्रेट बढ़ाना चालू करा। मैंने मान लो 50 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाल दिए, तो जो 100 एंजाइम मॉलिक्यूल्स थे उनमें से 40 ही ऑक्यूपाई हुए, क्योंकि मैंने बोला था किसी भी एंजाइम की 100% एफिनिटी नहीं होती। फिर मैंने और बढ़ाए। जब मैंने यहां पर 75 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स डाल दिए तो मैंने देखा कि भाई 50 मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई हो गए, यानी कि 100 तो मैक्सिमम वेलोसिटी थी। 100 प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम से ज्यादा नहीं बन सकते थे। 50 आ गए यहां पर। 50 जैसे बाइंड हो जाएंगे एंजाइम से, 50 प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बनना चालू हो जाएंगे। तो कितने सबस्ट्रेट ऐड करने पे, किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मुझे यहां पर हाफ Vmax मिल रही है? E1 के केस में, एंजाइम 1 के केस में 75 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड करने पे। अब एंजाइम 2 को देखते हैं। एंजाइम 2 के केस में भी यदि मुझे 50 प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम की वेलोसिटी चाहिए जो कि हाफ है मैक्सिमम की, तो उसके लिए मुझे 75 से ज्यादा ही सबस्ट्रेट देने पड़ रहे हैं क्योंकि Km2 इधर आ रहा है एक्स एक्सिस पे। सपोज करो यहां पर मैंने 150 दिए, तब जाकर मेरे को यहां पर हाफ Vmax मिली। इसका मतलब क्या है? जो एंजाइम 1 है वो 75 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जब उसको अवेलेबल होते हैं तो उनमें से 50 को बाइंड कर लेता है। उसकी एफिनिटी कितनी हो गई? 67% के आसपास। लेकिन जो एंजाइम 2 है जब उसको 150 अवेलेबल होते हैं तब जाके वो 50 को बाइंड कर पाता है। उसकी एफिनिटी कितनी हो गई? सिर्फ 33% ही रहेगी ना बच्चों। इसका मतलब क्या है? जो एंजाइम 1 है उसकी टेंडेंसी सबसेट को बाइंड करके, तेजी से बाइंड करके प्रोडक्ट में बदलने की ज्यादा है। तो एंजाइम 1 विल बी मोर एफिशिएंट देन एंजाइम 2। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हम Km से एंजाइम एफिशिएंसी पता लगा सकते हैं। एंजाइम एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो एंजाइम एफिशिएंसी है बच्चों दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Km। Km ज्यादा तो एंजाइम कम एफिशिएंट, Km कम तो एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो यही यहां पर एनसीईआरटी ने आपको बता रखा है बच्चों। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस। एट फर्स्ट द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट।
This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and after saturation of these molecules, there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules. ये तो होगी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के मिकेलिस-मेंटन के बारे में बात नहीं करी, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन आता है क्योंकि बच्चों। फिर द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम, इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड एन इनहिबिटर। कई सब्सटेंसेस केमिकल्स ऐसे होते हैं जब एंजाइम से बाइंड करते हैं तो उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इनहिबिशन, और ये सब्सटेंसेस इनहिबिटर कहलाते हैं। आपके सिलेबस में बच्चों दो तरह के इनहिबिशन है, एक कॉम्पिटिटिव और एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। शॉर्ट में दोनों बता देता हूं बच्चों मैं आपको। डिटेल जो है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी बच्चों लेक्चर के अंदर। बड़ा टॉपिक है, टेक्स्ट टाइम करीब 1-1.5 घंटा सिर्फ एंजाइम इनहिबिशन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं डिटेल में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में केएम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वीमैक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में केएम और वीमैक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, किसको हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाकर रिवर्स कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों वहां पर। इरिवर्सिबल इनहिबिशन भी इनफैक्ट आपको पढ़ा रखा है। यहां पर अभी हम इतना सा देख लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी ने क्या कह रखा है। So when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibition। मान लो बच्चों ये एंजाइम है, ठीक है, और इसके साथ जो सबस्ट्रेट बाइंड होगा बच्चों उसका शेप इसके एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ये हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, ये एंजाइम हो गया। अब मान लो कोई एक ऐसा केमिकल है जो एक्चुअली सबस्ट्रेट तो नहीं है लेकिन उसका शेप सबस्ट्रेट के जैसा है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, एंजाइम के एक्टिव साइट के। तो बच्चों यहां पर ये भी इसके साथ बाइंड हो सकता है, ये भी बाइंड हो सकता है, ये भी कोशिश करेगा, ये भी कोशिश करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। लेकिन खास बात क्या है, यदि ये बाइंड होता है तो ये इसको तो कैटेलाइज कर पाता है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाता है, लेकिन ये यदि बाइंड होता है तो क्योंकि ये इसका ट्रू सबस्ट्रेट नहीं है तो इसको कैटेलाइज नहीं कर पाता, रिएक्शन ब्लॉक हो जाता है बच्चों। तो यदि ये इनहिबिटर जो अब इस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है टू बाइंड एट द एक्टिव साइट अटैच हो जाता है यहां पर, तो ये एंजाइम मॉलिक्यूल अब किसी काम का नहीं रहेगा, आगे कैटेलाइजेशन या कैटेलाइजिंग एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा, यानी कि इनहिबिट हो जाएगा। इस तरह का बच्चों जो इनहिबिशन होता है जिसमें एक इनहिबिटर एक ऐसा सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट के शेप के जैसा होता है उसको रिजेंबल करता है शेप में और उसके साथ कंपटीशन करता है टू बाइंड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और बाइंड करने के बाद रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है, दैट टाइप ऑफ इनहिबिशन इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और उस इनहिबिटर को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme, that is the active site। ठीक है बच्चों, ये होता है competitive inhibitor, यानी कि competitive inhibition के अंदर। Consequently, the substrate cannot bind and as a result the enzyme action declines। Example inhibition, example दे रखा है आपको बच्चों, आप पढ़ते हो Krebs cycle में जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज होता है वो सक्सेनिक एसिड की रिएक्शन को कैटेलाइज करता है बच्चों, लेकिन इसी का जो इनहिबिटर होता है वो होता है बच्चों व्हाट, मेलोनिक एसिड। ये सक्सेनिक एसिड को रिजेंबल करता है शेप में और सक्सेनिक एसिड की जगह सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंड करने की कोशिश करता है और रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये मेलोनिक एसिड सक्सेनेट के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है और उसकी जगह बाइंड होगा। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। और इस प्रॉपर्टी को बच्चों सल्फोनेमाइड ड्रग्स आती है एंटीबायोटिक्स है, उनको इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है बच्चों, और हम यूज करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। वो कुछ बैक्टीरिया के एंजाइम्स को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एनसीईआरटी ने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तो दे दिया लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं दे रखा है। अब बच्चों यहां पर एनसीईआरटी ने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तो दे दिया लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं दे रखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बच्चों, मान लो कि ये एंजाइम है, ठीक है, इसके साथ जो सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसका शेप इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, यहां पर बाइंड हो जाएगा सबस्ट्रेट। अब ऐसा इनहिबिशन जिसमें जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है उस इनहिबिटर मॉलिक्यूल का जो शेप है वो सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं करता। यहां पर अब ये सबस्ट्रेट के जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, लेकिन फिर भी ये अब एक्टिव साइट पे तो नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ये एक्टिव साइट को छोड़ के दूसरी किसी जगह पर जाकर जुड़ सकते हैं एंजाइम के साथ, और जब ये यहां पर आकर जुड़ जाएगा तो चाहे ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाए, ये एंजाइम के शेप में ऐसा चेंज कर देगा, स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज कर देगा कि अब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को बाइंड करने के बावजूद भी कैटेलाइज नहीं कर पाएगा इसके रिएक्शन को। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के शेप को रिजेंबल नहीं करता, उसके साथ कंपटीशन भी नहीं करता है टू बाइंड एट द एक्टिव साइट और द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट,
फिर भी एंजाइम के किसी दूसरे पार्ट पर जाकर जुड़कर उसकी एक्टिविटी को डिक्लाइन कर देता है, सच टाइप ऑफ इनिबिशन इज कॉल्ड एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। बस ये दो ही आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, आपके सिलेबस में ये दो ही हैं। और भी कई टाइप के इनिबिशन होते हैं जो यूजुअली आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन इन दोनों में काफी डिटेल आपसे पूछी जाती है। कई बार क्वेश्चन आए हैं बच्चों पहले, उसके लिए बार बार कह रहा हूं, इसको देखने के बाद एक बार ऐप पे जाके लेक्चर जरूर देख लेना। फिर बच्चों क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, बहुत ईजी है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है भाई। यूनिवर्सली भाई स्टडी ऑफ एंजाइम्स ईजी हो जाए, अलग अलग देशों में जब स्टडी हो तो भाई एक ही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, इसलिए जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है बच्चों, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन प्रपोज कर रखी है जिसमें हम डिफरेंट जितने भी एंजाइम्स हैं बच्चों उनको 4 डिजिट नंबर से नाम देते हैं। जो पहला डिजिट होता है उन 4 डिजिट्स में से जो पहला नंबर होता है वो उनकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और सारे एंजाइम्स को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया जो यहां पर आपको दे रखी है बच्चों। जो बाकी के 3 नंबर होते हैं उसमें जो सेकंड नंबर होता है वो सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड नंबर सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ नंबर स्पेसिफिक नेम ऑफ द एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reactions they catalyze. ये तो basis of classification हो गया कि किस तरह का रिएक्शन वो कैटेलाइज कर रहे हैं। फिर enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 3 subclasses and named accordingly by a 4 digit number। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है, इसको मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना ये लाइन, कि भाई जो एंजाइम का नाम होता है उसमें 4 डिजिट होते हैं। पहला डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास को, लिख लो बता रहा हूं, दूसरा सब क्लास को, तीसरा सब क्लास को, और चौथा नाम उस एंजाइम का स्पेसिफिक नाम जो होता है। टोटल 6 क्लासेस है और हर क्लास की करीब 4 से 13 सब क्लासेस होती है बच्चों। अब ये 6 क्लासेस कौन कौन सी है? फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडोरिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजनेजेस, ऐसे एंजाइम जो रेडॉक्स रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं बच्चों, ठीक है। फिर दूसरी क्लास है ट्रांसफरेजेस, जो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल या वन कंपाउंड टू अदर कैटेलाइज करते हैं। एंजाइम्स कैटेलाइजिंग ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, यहां पर ग्रुप को जी से रिप्रेजेंट कर रखा है, पर ध्यान रखें ये हाइड्रोजन के अलावा होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का यदि ट्रांसफर हो रहा है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। फिर उस एंजाइम की क्लास क्या हो जाएगी, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस हो जाएगी बच्चों, ठीक है। फिर हाइड्रोलेजेस की बात करें बच्चों अपन, हाइड्रोलेजेस आप पढ़ते हो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में, जितने भी डाइजेशन वाले एंजाइम्स हैं, पेप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन की बात करें बच्चों, ये क्या करते हैं, जब भी बायोमोलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं बच्चों, प्रोटीन को तोड़ रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ रहे हैं, तो वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त पानी प्रोवाइड करना जरूरी है। ये अपने शुरुआत में देखा था, जितने भी ये बॉन्ड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है बच्चों, या एस्टर बॉन्ड होता है, जब भी ये बनते हैं तो वाटर एलिमिनेट होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बताया था ना। तो जब इन बॉन्ड्स को तोड़ना है, जो कि ड्यूरिंग डाइजेशन होता है, तो हमें पानी वापस देना पड़ेगा। तो जो एंजाइम्स हमारे इन सारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं वो पानी की प्रेजेंस में ही इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोलेजेस। हाइड्रो रेफर्स टू वाटर, लेजेस रेफर्स टू ब्रेक डाउन। तो एंजाइम्स कैटेलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, हाइड्रो रेफर्स टू वाटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स तोड़ते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोलेजेस। सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाएंगे। फिर लाइजेस, लाइजेस और हाइड्रोलेजेस में सिर्फ एक डिफरेंस है, लाइजेस पानी की एब्सेंस में बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो एंजाइम्स दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स। तो यहां पर जब एक्स और वाई हटाएंगे तो जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसका एग्जांपल होता है जो CO2 बनाता है बच्चों, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन को रिमूव करके। फिर फिफ्थ क्लास, 5वीं क्लास में कौन से एंजाइम्स आते हैं बच्चों, आइसोमरेजेस। आइसोमराइजेशन, जितने भी आइसोमराइजेशन वाले रिएक्शंस हैं उनको कैटेलाइज करने वाले रिएक्शंस इस कैटेगरी में आएंगे बच्चों, ठीक है। और फिर लास्ट क्लास में लाइगेजेस। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, लाइगेशन यानी कि जोड़ना बच्चों। तो वो एंजाइम्स जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक नया बॉन्ड बनाकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, लिंकिंग ऑफ बॉन्ड्स करते हैं, लिंकिंग ऑफ 2 कंपाउंड्स करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लाइगेजेस। सो एंजाइम्स कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स, एग्जांपल एंजाइम्स व्हिच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन सल्फर बॉन्ड बना रहे हैं, दे ऑल विल कम इन द कैटेगरी ऑफ लाइगेजेस। डीएनए लाइगेज एक एग्जांपल है बच्चों। तो याद रखना इसी ऑर्डर में ये सारे एंजाइम्स याद रखने बच्चों, क्यों, क्योंकि ये डिफाइंड है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की तरफ से कि भाई इसी ऑर्डर में, यदि हमने बोल दिया भाई क्लास 1 एंजाइम यानी कि हम ऑक्सीडोरिडक्टेजेस की बात कर रहे हैं, हमने बोल दिया क्लास 6 एंजाइम, तो फिर वहां नाम लेने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि अपन लाइगेजेस की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्लास 6 में हम लाइगेजेस को रखते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का और इस एंजाइम्स का, दैट इज व्हाट, कोफैक्टर्स। कोऑपरेशन,
फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। सभी एंजाइम्स को इन कोफैक्टर्स की जरूरत नहीं होती। जिन एंजाइम्स को नहीं होती उनको हम सिंपल एंजाइम्स कहते हैं, जिन एंजाइम्स को होती है उनको हम होलो एंजाइम्स कहते हैं। तो जो होलो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, उनमें दो पार्ट होते हैं। होलो एंजाइम्स के दो पार्ट होते हैं। एक तो प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बच्चों अपो एंजाइम, लेकिन ये अपो एंजाइम अकेले अपना काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको अपना काम करने के लिए कोऑपरेटिंग फैक्टर चाहिए जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। तो ऐसे एंजाइम्स जिनको अपना काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है, दैट बाइंड्स विद द प्रोटीन पार्ट एंड देन द रिएक्शन अकर्स, दे आर कॉल्ड एज होलो एंजाइम्स। प्रोटीन पार्ट ऑफ दीज होलो एंजाइम्स जो कोफैक्टर के बिना काम नहीं कर सकता, अपो एंजाइम कहलाता है, और जो कोफैक्टर्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये कोफैक्टर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, देख लेते हैं बच्चों। Enzymes are composed of one or several polypeptide chains. However, there are a number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. तो ये तो होगी डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर्स कि ये भाई नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स में होते हैं, सब में नहीं होते, जो जरूरी होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। In these instances, the protein portion of the enzymes is called the apoenzyme. अपोएंजाइम हाईलाइट कर लो, बता दिया है वहां पर। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स यहां पर अपन बोलते हैं बच्चों, कौन कौन से? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, कोएंजाइम्स होते हैं एंड मेटल आयंस होते हैं। तीनों देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करेंगे बच्चों। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं बच्चों, एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द अपोएंजाइम। ये परमानेंटली जुड़े हुए होते हैं अपोएंजाइम के साथ। ऐसा नहीं कि जब रिएक्शन होगा तब जुड़ेंगे, रिएक्शन के बाद हट जाएंगे। परमानेंटली और टाइटली अटैच्ड होते हैं बच्चों। परमानेंटली से पी याद रख सकते हो, प्रोस्थेटिक परमानेंटली। फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, एग्जांपल आपको दे रखा है बच्चों, 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक पेरोक्सीडेज एंजाइम, एक कैटालेज एंजाइम बच्चों। दोनों ही एंजाइम्स अपना काम तभी कर पाएंगे, कौन सा रिएक्शन करते हैं, क्या काम होता है इनका, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। कब? जब इनके साथ हीम जुड़ा हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप बच्चों। ठीक है, और ये कहां जुड़ा हुआ होता है, इनकी एक्टिव साइट के ऊपर, तभी ये अपना रिएक्शन शो कर पाएंगे। फिर कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स भी बच्चों अगेन ऑर्गेनिक कोफैक्टर ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली और टाइटली अटैच्ड होते हैं अपोएंजाइम के साथ, जो कोएंजाइम्स होते हैं वो लूजली और ट्रांजिएंटली अटैच होते हैं, जब रिएक्शन होता है तब जुड़ जाते हैं, रिएक्शन के बाद हट जाते हैं। बट देयर एसोसिएशन with the apoenzyme is only transient, usually occurring during the course of catalysis. Furthermore, coenzymes serve as cofactors in a number of different enzyme catalyzed reactions. The essential chemical components of many coenzymes, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो बच्चों कोएंजाइम्स होते हैं उनके अंदर विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल कोएंजाइम निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एनएडी कई जगह पर और एनएडीपी कई जगह पर क्या काम करता है, कोफैक्टर का, कोएंजाइम का काम करता है। इसके अंदर कौन सा विटामिन होता है बच्चों, विटामिन B3 दैट इज नियासिन और निकोटिनामाइड होता है। फिर कई एंजाइम्स के लिए मेटल आयंस भी कोफैक्टर का काम करते हैं बच्चों। A number of enzymes require metal ions for their activity, which form coordination bonds with the side chains at the active site and at the same time form one or more coordination bonds with the substrate. तो ये जो मेटल आयंस होते हैं जो कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, जो एक्टिव साइट है उस पर जो साइड चेन्स है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, और जो सबस्ट्रेट है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से ब्रिजिंग का काम करते हैं बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तभी कैटालिसिस होता है। एग्जांपल जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटीलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यही जिंक बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो अपने पढ़ा था ना फास्टेस्ट एंजाइम, उसका भी कोफैक्टर होता है। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम व्हिच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो बच्चों इस तरह से एनसीईआरटी में से अपन ने बायोमोलिक्यूल्स पूरी तरह से पढ़ लिया है। जितना मैं आपको एनसीईआरटी के बाहर से भी बता सकता था पूरी कोशिश करिए, बहुत सारी चीजें आपको बताइए बच्चों। ठीक है, चाहता हूं और सारी चीजें बताऊं, मैं तो अपने पास जितना भी सब कुछ आपको दे देना चाहता हूं बच्चों, जितनी भी नॉलेज है, लेकिन क्या करूं, लिमिटेशन ऑफ टाइम रहती है। ऑलरेडी अपन 3 पार्ट्स में इसको पढ़ चुके हैं बच्चों, हर पार्ट मोर देन 1 आवर का है, तो आप सोचो अभी कितनी सारी चीजें बच रही। 9 से 10 घंटे तो कम से कम चाहिए बच्चों पूरा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने के लिए, यदि प्रॉपर्ली कंसेप्चुअल डिटेल में पढ़ना है तो। और बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ ये ऐप पर अवेलेबल है, इन द लेक्चर्स जाकर देख सकते हो बच्चों। कम से कम जो बच्चे रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं ना भाई, जो काम चलाओ तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको तो फिर पूरी तैयारी करनी ही चाहिए। मैंने भी पूरी तैयारी करी थी, तभी बच्चों ऑल इंडिया रैंक 196 आई, वो भी पहले अटेम्प्ट में, वो भी 12th के साथ।
वो भी तब जब कोचिंग्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है, 2003 में। अब बच्चों नीट 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अब बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड कर लिया गया है क्योंकि इसके ऑप्शंस में कुछ एंजाइम्स दे रखे हैं आपको, लाइपेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, बट वैसे ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन जो ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर का है जो कि 12th में आता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आंसर स्टेटिन्स जाएगा। स्टेटिन्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, इनका काम होता है ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के थ्रू काम करते हैं एक्चुअली, और एंजाइम्स का यहां पर भी यूज हो रहा है और ये भी एंजाइम से ही रिलेटेड है। तो कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला जो एंजाइम होता है उसको कॉम्पिटिटिवली इनिबिट कर देते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम बनता है। कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। यहां पर ये जो आपको एग्जांपल दे रखा है बच्चों, ये एग्जांपल एक ऐसे एजेंट का है जो इम्यूनिटी को कम करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं, जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं वहां पर काम आता है। ये भी आप माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो यहां पर स्टेटिन से भी आपको आंसर याद रखना है बच्चों। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. Select the correct option. यहां पर अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए स्टेटमेंट क्या है? कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों। एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो भाई कोएंजाइम को तो उसने खुद ने डिफाइन कर रखा है कि भाई जो ट्रांजिएंटली लूजली बाउंड होता है उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। लेकिन बच्चों एक बुक है लेनिंजर, जो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री की इन द फर्स्ट ईयर, वहां की लाइन है एज इट इज उठाइए बच्चों एनटीएन नीट के अंदर। अब यहां से ये प्रूव हो जाता है कि सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर से नहीं आती। एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो ए स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो आंसर दिया था ऑफिशियल की में बच्चों, उसमें ए स्टेटमेंट ट्रू है, बी वाला फॉल्स है। क्यों? लेनिंजर ने, जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, इंटरनेशनल बुक है बच्चों बायोकेमिस्ट्री, उसने साफ साफ कह रखा है कि भाई जो कोएंजाइम और मेटल आयन टाइटली बाउंड होगा एंजाइम से उसको भी फिर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप में रख देंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये गलत है। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम को हम अपोएंजाइम नहीं कहेंगे, उसको तो हम होलो एंजाइम कहेंगे। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, आंसर विल बी 2 बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया था बच्चों, GLUT4 आपको दे रखा था प्रोटीन की फंक्शन वाले टेबल में। इंसुलिन जब इसके ऊपर काम करता है तभी ये ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेकर जाता है बच्चों, है ना। इंसुलिन का काम होता है ये कि भाई ब्लड में से जो ग्लूकोज उसको सेल्स में पहुंचा विद द हेल्प ऑफ दिस GLUT4 ट्रांसपोर्टर। अलग अलग टाइप के ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं बच्चों, इसमें से 4th वाला इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। टू बी रिमेंबर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद करके रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर नीट 2020 पे आ जाते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, ये आप जब तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ोगे बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा। अगेन टू बी रिमेंबर्ड, इसको कर लो, इसको आपको सिर्फ याद करना है। तो यहां पर अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसा होता है। ग्लाइकोजन अपन ने पढ़ा था बच्चों, किससे बनता है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। अमाइलोपेक्टिन बच्चों स्टार्च का एक कंपोनेंट होता है। जो स्टार्च होता है उसमें 2 तरह की चेन्स होती है बच्चों, अमाइलोज चेन और अमाइलोपेक्टिन चेन। अमाइलोज उसके अंदर अनब्रांच चेन होती है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होती है। तो एक्चुअली इसको आप याद कैसे रखोगे? वैसे तो टू बी रिमेंबर्ड है अभी क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये आता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे कंसेप्चुअली याद करना चाहते हैं वो ऐसे याद करेंगे इसको कि भाई जो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन है ये दोनों ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स हैं और फ्लोरिडियन स्टार्च भी ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है, इसीलिए अपन ने बोला है कि ये इनको रिजेंबल करता है बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है। तो कंसेप्चुअली भी बता दिया, याद कर सकते हो। फिर आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड, बहुत इजी है, मैंने बता दिया। तो हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। ये एसिडिक है, नाम में एसिडिक है, ये एरोमेटिक है बच्चों, और वैसे देखा जाए एसिड और बेसिक के हिसाब से तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी एनिमल्स, ये ऑलरेडी बता दिया था। कोलेजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी प्लांट वर्ल्ड या बायोस्फीयर, रुबिस्को है बच्चों। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर, सेल्यूलोज है बच्चों। मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर, वाटर है बच्चों। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द लिविंग वर्ल्ड, ऑक्सीजन है बच्चों। मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन द लिविंग वर्ल्ड कौन सा है? कैल्शियम है। या मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन आवर बॉडी कौन सा है बच्चों? कैल्शियम है। ह्यूमन के लिए ज्यादा रिलेवेंट होता है कैल्शियम, मिनरल एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट। फिर बच्चों आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके अंदर होगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में मिल जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है। तो ऐसा एग्जांपल देखना है जिसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट हो एक प्रोटीन हो। तो फर्स्ट वाला ये बच्चों इन्युलिन और इंसुलिन। एक बार चारों ऑप्शंस चेक कर लेंगे। काइटिन क्या है बच्चों? काइटिन कार्बोहाइड्रेट लेकिन कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन नहीं है, तो गलत हो गया। ग्लिसरॉल लिपिड गलत हो गया यहीं पर। सेलुलोज ठीक है कार्बोहाइड्रेट लेकिन लेसिथिन अगेन क्या है बच्चों? लिपिड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, आंसर विल बी 1। आगे बात समझ में बच्चों? तो इस तरह से हमने बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। जो बच्चे नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं अभी भी बच्चों बहुत टाइम है, अभी भी यदि आप अच्छे से तैयारी करो तो कर सकते हो। जो बच्चे ऐसे स्थिति में हैं कि वे सिलेक्शन के लाले पढ़ रहे हैं उनके लिए बच्चों मैं रिकमेंड करूंगा नीट 2021 शूट आउट 3.0 कोर्स।
ठीक है, इसमें उन बच्चों के हिसाब से इसको प्लान किया गया है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, और इसको फॉलो कर लोगे तो एटलीस्ट सेलेक्ट तो हो जाओगे। जिनकी तैयारी अच्छी और अब रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों मिशन नीट 650 प्लस 2021। ठीक है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भाई थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस ना करके जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रैंक को डिसाइड करते हैं उनको आपको आपके प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किया गया है, ताकि आप उनको लास्ट मोमेंट पे कर लोगे तो आपकी अच्छी रैंक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे अभी ऐसी स्थिति में कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो ये करें, जो सिलेक्शन के लिए तो कॉन्फिडेंट है लेकिन रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं वो ये करें बच्चों। तो इस तरह से बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट होता है बच्चों। कल आएगा कौन सा लेक्चर? कल आएगा सेल साइकिल। कुशिका मैम लेकर आ रही हैं, सो स्टे कनेक्टेड टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।